राजा महाराजाओं की लाइफ के बारे में सोचते हुए सबसे पहले ख्याल आता है राजसी ठाट बाट का, आलीशान महलों का, बड़ी बड़ी सेनाओं और उनके हरम या फिर रनिवास का, जहां उनकी रानियां रहती थी। पुराने जमाने में महाराजाओं की एक शादी नहीं होती थी, बल्कि कई शादियों से वो सैकड़ों रानियों के पति बन जाया करते थे। वैसे तो इस मामले में मुगल बदनाम है, आप भी मुगलों को थंबनेल में देखकर यहां तक आ गए होंगे, लेकिन हमारा इतिहास ऐसे राजाओं से भरा पड़ा है जिनकी कई कई रानियां थीं। जैसे कि भरतपुर के महाराजा किशन सिंह की 40 बीवियां थीं, पटियाला के महाराजा की भी 10 बीवियां थीं, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की तो 350 बीवियां थीं। मुगल बादशाह अकबर के हरम में भी एक या दो नहीं बल्कि 3000 महिलाएं थीं। हालांकि उन्होंने करीब 20 महिलाओं से शादी की थी। इसमें से कई पत्नियों को तो महाराजा कभी दोबारा देख भी नहीं पाया करते थे, उससे पहले ही उनकी या तो मृत्यु हो जाती थी। लेकिन सवाल आता है दोस्तों कि राजा महाराजा इतनी सारी शादियां करते क्यों थे? क्या सिर्फ अय्याशी के लिए राजाओं ने इतनी रानियां या इतनी शादियां की, या फिर राजाओं के रनिवासों और हरमों का राजाओं के शासन से भी कोई खास रिश्ता होता था, या फिर कोई ऐसी मजबूरी थी जिसके चलते राजाओं को इतनी सारी शादियां करनी पड़ती थी? आज मैं आपको बताऊंगा कि राजाओं के लिए शादियां अय्याशी का कितना बड़ा साधन थी। इस कहानी में मैं आपको हर टाइम पीरियड से उदाहरण दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये जो प्रोसेस है ये हर टाइम में होता था, प्राचीन भारत से लेकर जब तक राजाओं महाराजाओं का काल हमारे देश में चलता रहा तब तक। इन शादियों से वो राजा अपने कौन कौन से हित साधते थे ये सब पता चलेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इतिहास में शादियां सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं थी, बल्कि प्राचीन भारत से लेकर मुगल शासन तक वैवाहिक संबंध कई अलग अलग हितों को साधने के लिए बनाए जाते थे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाओं के पीछे पागल राजाओं की हमारे देश में कोई कमी थी। शाहजहां या फिर पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह ऐसे ही राजा थे जिन्हें महिलाओं का बहुत शौक था। इनके हरम में बाकी कई राजाओं की तरह सैकड़ों औरतें होती थी जिनके साथ उनका खूब वक्त बीतता था। ऐसे ही मुगल बादशाह जहांदार शाह का भी ज्यादातर टाइम आनंद और भोग विलास में बीतता था। इसका फायदा उठाकर उसके वजीर जुल्फिकार खान ने बहुत मनमानी की, एक तरह से वो सत्ता का शासक बन बैठा था। लेकिन दोस्तों यही शादियां कई बार अय्याशी के साथ साथ दूसरी वजहों से भी की जाती थी, खास तौर पर अपने शासन को बचाए रखने के लिए या फिर उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए। अकबर की राजपूत नीति इस मामले में फेमस रही है। आपको पता ही है कि अकबर ने भारत के मजबूत राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध बनाए थे ताकि राजपूतों से उनकी दोस्ती हो और जो राजपूत इन मुगलों से युद्ध कर रहे थे वो भी उनकी साइड हो जाए। इस कड़ी में अकबर ने एक या दो नहीं करीब 10 राजपूत महिलाओं से शादियां की थी। इसी तरह से प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मौर्य काल में सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से शादी की थी। इतिहास में अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार ने भी शादी की थी कोसल के राजा प्रसेनजीत की बेटी से। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन शादियों से दोनों का फायदा होता था। इन शादियों में राजा अक्सर ताकतवर होता था और जिस राजा की बेटी से शादी होनी होती थी वो दूसरे राजा से थोड़ा कमजोर होता था, जिसे लगता था कि युद्ध में या तो वो हार जाएगा या फिर उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इन शादियों से राजा की वफादारी तो मिलती ही थी, साथ ही कई बार सेना या फिर बड़े पैमाने पर खजाना मिलता था जो राज्य को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने में हेल्प करता था। इसमें नुकसान बस ये होता था कि महिला की कोई पूछ नहीं होती थी, वो हमेशा से ही इस्तेमाल की चीज होती थी, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त के डर से अपनी बेटी की शादी कर देता था, या फिर अकबर और जहांगीर का टाइम। इसमें से कुछ शादियां ऐसी होती थी जिसमें महिलाओं को कोई तवज्जो नहीं मिलती थी। अक्सर ये हरम या रनिवास के अंधेरों में खो जाती थी जिन पर राजा विरले ही ध्यान दे पाते थे। इन शादियों में उन महिलाओं को ही इज्जत मिलती थी जब राजा का पक्ष कमजोर होता था। जब राजा किसी ताकतवर राज्य की राजकुमारी से शादी करता था तो उस रानी का प्रभाव हरम में भी दिखाई देता था। हरका बाई इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आमेर के राजा तब काफी ताकतवर माने जाते थे और हरका बाई से शादी करके अकबर ने शक्तिशाली आमेर राजपूतों को अपने साथ मिला लिया था। आमेर काफी ताकतवर रियासत थी जिससे शादी करके अकबर ने मुगलों की ताकत को भी खूब बढ़ा लिया था। ऐसे ही अकबर के सेनापति मान सिंह ने भी किया।
उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से कई दूसरे घरानों के साथ रणनीतिक शादियां की थी। उन्होंने वफादारी और आपसी हितों का एक नेटवर्क बनाया जिसने उनके एरियाज को कंट्रोल में रखा और बड़े पैमाने पर होने वाले विद्रोहों को रोक दिया। अब दोस्तों इसी जगह पर महाराणा प्रताप का भी उदाहरण देता हूं, जो अकबर के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने भी 12 शादियां की थी, लेकिन उनके शादी करने का कारण कुछ और था। यह कारण अय्याशी नहीं था, बल्कि वो अकबर के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत राजपूतों का संगठन खड़ा करना चाहते थे। हालांकि अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो इसे भी आप अपनी ताकत को बढ़ाने का एक जरिया देख सकते हैं। यह तो फिर भी दोस्तों नॉर्थ इंडिया में हो रहा था। साउथ इंडिया में चोल राजाओं ने इन्हीं शादियों की मदद से श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक अपना प्रभाव जमा लिया था। अब इसी दौरान आपको इतिहास में वो राजा भी मिलेंगे जिनके लिए असली सुख महिलाओं के बीच में रहना था। जहांगीर ने भी अपनी सबसे पसंदीदा पत्नी नूरजहां से मिलने से पहले 19 शादियां की थी। और सबसे बड़ी बात है कि नूरजहां पहले किसी और की पत्नी थी। उसके पति का नाम था शेर खान, लेकिन क्योंकि जहांगीर फिदा हो गया था नूरजहां पर, इसलिए उसने शेर अफगान की हत्या कराई और फिर 1611 में नूरजहां से निकाह कर लिया। इस तरह से राजाओं के लिए दोस्तों महिलाएं वो कठपुतलियां थीं जिन्हें वो अपने हरम में अय्याशी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे और अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी उनका इस्तेमाल हो सकता था। इसमें से कई पत्नियां ऐसी भी होती थीं जिनसे राजा बिरले ही मिल पाते थे, क्योंकि उनकी अपनी पसंदीदा बीवियां होती थी जिनके साथ वो हमेशा मशगूल रहा करते थे, और इस वजह से बाकी रानियों के पास राजा कभी जाया ही नहीं करते थे। खैर, इन दोनों वजहों से अलग कई बार इतनी सारी शादियां राजा की मजबूरी होती थी। ये सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन राजाओं को उस जमाने में जरूरत होती थी कि उनके पास एक नहीं कई रानियां हों। इसकी वजह थी अपने वंश को आगे बढ़ाना। देखिए, पहले होता यह था कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती थी। कई बार बच्चे 1 से 2 साल के अंदर ही मर जाया करते थे। ऐसे में राजा अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक रानी पर ही निर्भर नहीं रह सकता था। उदाहरण के लिए मुगल बादशाह अकबर के 2 बेटे हुए, हसन और हुसैन। दोनों ही बचपन में मर गए। ये दोनों जुड़वा थे और जन्म के कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। फिर इसके कई सालों बाद जाकर अकबर को बेटे हुए थे और संतान प्राप्ति के लिए अकबर बहुत परेशान भी रहा करते थे। ऐसे अगर आपको याद हो तो रानी लक्ष्मीबाई के बेटे की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दत्तक पुत्र को एक्सेप्ट ना करके अंग्रेजों ने उनका राज्य हड़प लिया था। इसकी वजह यह थी कि महाराजा गंगाधर राव ने सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई से शादी की थी। अगर उनकी कोई और पत्नी होती तो शायद उनके और बच्चे होते जो शायद अंग्रेजों की चाल को, हड़प नीति को नाकाम कर देते। प्राचीन और मध्यकाल में ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका था अपने साम्राज्य और वंश को आगे बढ़ाने का। यही नहीं, कई बार इन शादियों से साम्राज्य को इंटरनली अपने मंत्रियों और कुनबों में भी काफी मजबूत करने की कोशिश की जाती थी। इससे होता यह था कि विद्रोह की संभावना कम हो जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद के मराठा शासकों ने अक्सर शादियों के माध्यम से अपने बड़े और जो टुकड़ों में बिखरा हुआ नेटवर्क था उसको मजबूत करने का काम किया। मुगल अपने हरमों के लिए जाने जाते थे। मुगल बादशाह भी अपनी बेटियों या बहनों की शादियां आपसी रिश्तेदारों में किया करते थे ताकि अंदरूनी तौर पर उन्हें चैलेंज ना करना पड़े या कम से कम करना पड़े। कुछ मामलों में दोस्तों ये हरम राजाओं महाराजाओं की ताकत को भी दिखाते थे। देखिए, इसके लिए समझिए, मध्यकाल में खास तौर पर महिलाएं एक संपत्ति के तौर पर देखी जाती थी, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा पत्नियां या जिसके हरम में जितनी ज्यादा महिलाएं उतना ही वो ताकतवर राजा माना जाता था, जो दिखाता था कि वो राजा बेहद ताकतवर है और हजारों महिलाओं की देखरेख कर सकता है, यानी कि वो राजा काफी अमीर है। अब आपको यहां पर एक बात बताता हूं, जो महिलाएं हरम में होती थी उनकी अपनी सैलरी भी होती थी, यानी कि महिलाओं को हरम में रखना एक अच्छे खासे खर्च वाला काम था। यही वजह है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह, जिनकी 350 बीवियां थी, जब उनको अंग्रेजों ने बेहद कम पेंशन दी तो नवाब ने चालाकी दिखाते हुए कई पत्नियों को तलाक देकर हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, हरम जहां इतना फायदा पहुंचाते थे राजाओं को, वहीं इसका नुकसान भी होता था उन्हें। कई बार इन हरमों में साजिशें तैयार होती थी, गुट बनते थे जो रानियों के बीच अपने बेटे को राजा बनाने की कोशिशें करते रहते थे। जब सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने अपनी बेटी, जो बहुत लायक थी, रजिया को सुल्तान बनाने की पेशकश की, तो इल्तुतमिश की पत्नी ने अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को लेकर गुटबंदी की और फिर उसे सुल्तान बनवा दिया। इसका एक बहुत बड़ा और प्राइम एग्जाम्पल है औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध।
इस टाइम पर अलग अलग रानियों ने मिलकर गठबंधन के द्वारा अपनी वफादारी को दिखाया था। असल में हरम दोस्तों एक जटिल जाल था, जहां राजनीति चुपचाप खेली जाती थी और वफादारियां दरवाजों के पीछे सुरक्षित की जाती थी। कुल मिलाकर आप आसानी से समझ गए होंगे अब कि इतिहास में राजाओं की शादियां न केवल व्यक्तिगत या वंशवाद की पूर्ति का साधन था, बल्कि राजनीतिक गठबंधन अपने राज्य की इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश और साम्राज्य को स्थिर करने का साधन भी होता था। तो इसलिए ये जो शादियां थी ये अय्याशी का माध्यम तो होती ही थी, साथ ही साथ राजाओं के और भी दूसरे कामों को साधती थी। तो ये कहानी थी दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।